दोस्तों, आपका अंशुल टेक्निकल क्लास पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम आपको हाइड्रोलॉजी के पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमने आपको हाइड्रोलॉजी के कम से कम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। आज हम 21 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। चलिए फिर देखते हैं 21 क्वेश्चन से। 21 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे हम। ये आ गया हमारा 21 क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िए इसको। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेन गेज कैन मेजर बोथ रेन एंड स्नो। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा रेन गेज होता है जो रेन को और स्नो को मेजर करता है, जो रेन भी माप सकता है और स्नो को भी माप सकता है। तो कौन सा होता था वो होता था हमारा बेइंग बकेट रेन गेज। कौन सा था? वो था बेइंग बकेट रेन गेज होता था। ठीक है, इसके द्वारा हम रेन को और स्नो को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका क्वेश्चन नंबर 21 का सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, सॉरी, सी नहीं होगा, डी होगा। क्या होगा? डी होगा। डी क्या है? बेइंग बकेट। ठीक है, इसके द्वारा हम रेन को और स्नो को मेजर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू IS कोड द रेन गेज नेटवर्क डेंसिटी ऑफ प्लान एरिया शुड बी 1 स्टेशन। ये कह रहा है कि IS कोड के अनुसार ऐसा कौन सा रेन गेज होता है जिसमें हम प्लेन एरिया को डिस्कस करते हैं। तो कौन होता था? कितनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है? 130 होती है कि 260 होती है कि 390 होती है कि 520 होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इट इज़ करेक्ट आंसर डी, 520 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर हिली एरिया विद हैवी रेनफॉल द रेन गेज डेंसिटी शुड बी 1 स्टेशन पर। ये कह रहा है कि भारी वर्षा में रेन गेज की डेंसिटी शुड बी 1 स्टेशन पर कितनी होती है? हिंदी पढ़ लेते हैं। भारी वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेन गेज घनत्व प्रति स्टेशन होना चाहिए 130 स्क्वायर किलोमीटर की, 260 स्क्वायर किलोमीटर की, 520 स्क्वायर किलोमीटर की, 1000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जो भारी वर्षा वाले पहाड़ी एरियो में, हिल एरिया में जो रेन गेज डेंसिटी हमारी रेन गेज डेंसिटी 130 स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 130 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23 का, इट इज करेक्ट आंसर ए। क्या हो जाएगा? 130 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गेज रिक्वायर इन अ कैचमेंट। ये कह रहा है कि रिकॉर्डिंग रेन गेज में हमें कितनी प्रतिशत की मात्रा की ज़रूरत होती है कैचमेंट में, कैचमेंट एरिया में रेन गेज की कितनी प्रतिशत की मात्रा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो कितनी होती है? 10%। कितनी होती है? 10%। 10% की में रिक्वायरमेंट होती है कैचमेंट में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का बी इज करेक्ट आंसर, 10%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द अर्थमेटिक मीन मेथड फॉर मिसिंग रेनफॉल डाटा इज यूज्ड व्हेन द नॉर्मल रेनफॉल ऑफ एक्टिव स्टेशन इज विदिन। ये क्या है? अर्थमेटिक मीन मेथड में रेनफॉल डाटा यूज किया जाता है, वो नॉर्मल रेनफॉल का स्टेशन पर कितना होता है। इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं कि सामान्यतः विधि का प्रयोग गायब वर्षा डेटा के लिए तब किया जाता है जब सक्रिय स्टेशनों की समान वर्षा भीतर होती है। ठीक है, और ये हमने आपको बताया था कि अर्थमेटिक जो मीन मेथड होता है वो लेस एक्यूरेट मेथड होता है। कैसा होता है?
लेस होता है, लेस एक्यूरेट मेथड होता है, ठीक है। इसका यूज हम कैचमेंट एरिया में बहुत ही कम करते हैं, ठीक है। सबसे लेस एक्यूरेट मेथड होता है तो इसका हम प्रयोग नहीं करते, यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है तो कितनी होती है, 10% होती है। कितनी होती है, 10%, ठीक। वीज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या है। 26 नॉर्मल रेशियो मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेटिंग इज मिसिंग डाटा व्हेन द वेरिएशन इन नॉर्मल रेनफॉल। हिंदी पढ़ लेते, हिंदी में क्या लिखा है। समान अनुपात विधि का उपयोग गायब डेटा का अनुमान लगाने के लिए तब किया जाता है जब समान वर्षा में भिन्नता होती है। क्यों होता है, उसमें इसमें ईयर कितना आता है वो बताना है अपन को, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का सी, सी इज करेक्ट आंसर। मोर देन 10%, 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए इसकी मात्रा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन क्या है। नॉर्मल प्रिसिपिटेशन इज कैलकुलेट एज द एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ। ये कह रहा है कि जो नॉर्मल प्रिसिपिटेशन होती है ना, नॉर्मल जो वर्षा होती है उसका हम कैलकुलेट कितनी अवधि में कर सकते हैं, 10 ईयर्स में कि 20 ईयर्स में कि 30 ईयर में कि 50 ईयर में। तो हम इसका जो नॉर्मल प्रिसिपिटेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो एवरेज का कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर में करते हैं। कितने करते हैं, 30 ईयर में करते हैं। 30 ईयर्स में हम ऐसे कैलकुलेट करती है नॉर्मल प्रिसिपिटेशन को, वर्षा को, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 30 ईयर में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाइड्रोग्राफ इज प्लॉट ऑफ। हम हाइड्रोग्राफ को कहाँ पर दर्शाते हैं, किस प्लाट में दर्शाते हैं, कम्युलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम में कि रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम में कि रेनफॉल वर्सेस टाइम में कि डिस्चार्ज और टाइम में। तो इसका जो हम दर्शाते हैं उसे हम रेनफॉल इंटेंसिटी और वर्सेस टाइम में दर्शाते हैं। इसमें रेनफॉल इंटेंसिटी, इसमें रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम में दर्शाते हैं, ठीक। इनकी जो वैल्यू होती है इनके बीच का होता है ये हाइड्रोग्राफिक प्लाट, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बीच करेक्ट आंसर। रेनफॉल इंटेंसिटी परसिव टाइम, वर्षाई तीव्रता बनाम समय, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। द एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट। हाइड्रोग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्र दर्शाता है एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी की, टोटल रेनफॉल की, टोटल रनऑफ की, इनफिल्ट्रेशन। तो जो जो हमने बताया था हाइड्रोग्राफ जो ग्राफ होता है वो किसको दर्शाता था, रेनफॉल इंटेंसिटी को। लेकिन वाट इसमें पूछा है कि उसका एवरेज कितना लेते हैं एरिया, वो लेते हैं टोटल रेनफॉल का। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 29 का वेज करेक्ट आंसर। टोटल रेनफॉल, कितनी रेनफॉल हुई है, कितना मतलब वो प्रेसिपिटेशन आया है नीचे और कितना रेनफॉल हो गया हमारा वाटर, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रेनफॉल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। आ मास कर्व ऑफ रेनफॉल इज प्लॉट ऑफ। हम मास कर्व को किस प्लॉट में दर्शाते हैं, रेनफॉल की मास कर्व को किस प्लॉट में दर्शाते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी टाइम में कि कम्युलेटिव रेनफॉल टाइम में कि रन ऑफ टाइम में कि प्रेसिपिटेशन वर्सेस एरिया में। तो बताया था हमने जो मास कर्व होता है या प्लॉट होता है उसको हम किस में दर्शाते थे, किस में दर्शाते थे हम, कम्युलेटिव रेनफॉल और टाइम में दर्शा देते हैं, ठीक है। संचयी वर्षा बनाम कितनी वर्षा संचय हुई है और कितने तय समय में हुआ है, कितनी वर्षा नीचे आई है और कितने समय में हुई है, उसी को हम मास कर्व बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30 का कम्युलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम और 30 क्वेश्चन का बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है। द स्लोप ऑफ मास कर्व ऑफ रेनफॉल एट एनी स्टेट गिव्स। हिंदी पढ़ लेते, हिंदी में क्या लिखा है। किसी भी क्षण वर्षा की मास कर्व ढलान स्लोप देता है, क्या देता है, जो किसी भी समय या किसी भी टाइम जो रेन फॉल होती है ना उस पर मास कर्व स्लोप क्या देता है, रेनफॉल इंटेंसिटी देता है कि टोटल रेनफॉल देता है कि रन ऑफ कोफिशिएंट देता है कि इल्यूमिनेशन रेट देता है। तो हमने बताया था क्या देता है ये स्लोप देता था रेनफॉल इंटेंसिटी, क्या देता था, रेनफॉल इंटेंसिटी देता था, वर्षा मापी तीव्रता देता था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाए 31 का बीच करेक्ट आंसर, ठीक, बीच करेक्ट आंसर रेनफॉल इंटेंसिटी, इट इज करेक्ट आंसर बी, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
32 क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। आ फ्लैट ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ मास कर्व इंडिकेट्स। ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ मास कर्व किसमें हम दर्शाते हैं, किसमें इंडिकेट्स करते हैं फ्लैट में। तो बोला है कि मास कर्व का एक सपाट क्षैतिज भाग दर्शाता है। क्या दर्शाता है, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है वो मास कर्व को क्या दर्शाता है, हैवी रेनफॉल दर्शाता है कि कांस्टेंट रेनफॉल दर्शाता है कि नो रेनफॉल, कोई भी रेनफॉल नहीं हुआ है, कि इवोपरेशन दर्शाता है या बाष्पीकरण हुआ है हमारा वाटर, कुछ रेनफॉल नहीं हुआ है वाटर का, कि कांस्टेंट रेनफॉल है। कांस्टेंट रेनफॉल मतलब कोई भी पानी नहीं आया है। हैवी रेनफॉल मतलब अधिक वर्षा हुई है, इनमें से बताना है कौन सा दर्शाता है हॉरिजॉन्टल पोर्शन। तो जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है वो मास कर्व में क्या दर्शाता है, नो रेनफॉल दर्शाता है, नो रेनफॉल। ठीक है, कोई भी रेनफॉल नहीं हुआ है, वाटर का कोई भी रेनफॉल नहीं हुआ है। सब वाटर कहाँ गया है, या तो ग्राउंड के नीचे गया है, या तो इवापोरेशन हो गया है, या तो उसका परकुलेशन हो गया है, बट उसका नो रेनफॉल, कोई भी रेनफॉल नहीं होता है। तो इसका 32 का सी, इट इज करेक्ट आंसर सी, नो रेनफॉल, कोई भी रेनफॉल नहीं हुआ है वाटर का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, द वाटर बजट इक्वेशन इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये कह रहा है जो वाटर बजट इक्वेशन होती है वो किस लॉ पर आधारित होती है, किस पर बेस होती है। हमने बताया था किस पर बेस होती थी, वो मास पर। तो वाटर बजट इक्वेशन होती है वो मास पर बेस होती है, किस पर, मास पर, द्रव्यमान पर बेस होती है। ठीक, द्रव्यमान पर आधारित होती है कौन सी, वाटर बजट इक्वेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 33 का सी इज करेक्ट आंसर, मास पर आधारित है, किस पर, मास पर, द्रव्यमान पर। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेसिड्यूज टाइम इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा साइकिल है जिसमें हम हाईएस्ट रेजिस्टेंस टाइम दर्शाता है, वो सबसे ज़्यादा वो हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन देता है। तो हमने बताया था कि जब हम भी कोई भी स्टडी करते थे हाइड्रोजन साइकिल में, तो हम किसके द्वारा करते थे, ओशियन के द्वारा करते थे, समुद्र के द्वारा करते थे। उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक वैल्यू होती थी, उसमें सबसे ज़्यादा वाटर होता था। वाटर की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होती है, बताया था हमने, किसमें होती थी, ओशियन में होती थी। ओशियन मीन समुद्र में होती थी। सबसे ज़्यादा वाटर की मात्रा किसमें होती थी, ओशियन में होती थी। कितनी होती थी, 97%। 97% जो वाटर होता है वो ओशियन में होता है, और 30% वाटर हमारा सरफेस पर होता है, जिसे बोलते थे फ्रेश वाटर। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रेजिस्टेंस टाइम इन द हाइड्रोजन साइकिल। जो हाइड्रोजन साइकिल होती थी, जिस प्रक्रिया होती थी, क्रिया होती थी, ये मान लीजिए क्या है, ये हाइड्रोजन साइकिल है। इसमें मतलब सभी क्रियाएँ हो रही हैं, जिसमें जिसमें वाटर ऊपर जा रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है वाटर का, फिर वो नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है, प्रिसिपिटेशन के माध्यम से नीचे आ रहा है, फिर वो परकोलेट कर रहा है ग्राउंड के नीचे। ठीक है, और ये सब प्रोसेस किस में होती है, हाइड्रोजन साइकिल में होती है, जिसे हम हाइड्रोजन सर्कल बोलते थे। ठीक है, और इसी में वो कह रहा है कि ये सब क्रिया होती, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस कौन सा प्रकम दर्शाता था, वो दर्शाता ओशियन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का सी इज करेक्ट आंसर, ओशियन। इसे बोलते हैं महासागर या समुद्र। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट रेजिस्टेंस टाइम। ये कह रहा है इनमें से जो क्वेश्चन आ गया रिपीट हो गया, उसमें पूछ रहा था हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्या कौन दर्शाता था, और इसमें लोएस्ट रेजिस्टेंस टाइम कौन दर्शाता था। कि महासागर दर्शाता है, ओशियन दर्शाता है, ग्राउंड वाटर दर्शाता है, कि लेक्स दर्शाता है, कि रिवर्स होता है। सबसे कम वाटर मतलब टाइम कौन दर्शाता है, वाटर या टाइम कौन दर्शाता था, ओशियन तो हो नहीं सकता, ओशियन में सबसे ज़्यादा वाटर होता है, टाइम भी दर्शाएगा वो ज़्यादा। तो ग्राउंड वाटर है कि झील है कि रिवर्स है, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का डी इज करेक्ट आंसर, रिवर्स। तो नदियाँ जिसे बोलते हैं नदी। ठीक है, ये सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंट टाइम दर्शाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि कैचमेंट लीकेज अकर्स वैन। ये कह रहा है कि कैचमेंट लीकेज हमारा किस पर अकर्स होता है। मानते मानते थे क्या था ये क्या है, कैचमेंट एरिया हमारा, तो इसमें जो लीकेज होता है वाटर का, तो वो रेनफॉल कैसे होता है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो द डैम ब्रेक्स के द्वारा होता है, कि इवोपरेशन
इज वेरी हाई के द्वारा होता है कि सरफेस डिवाइड एंड ग्राउंड वाटर डिवाइड टू डू नॉट कंसिस्ट इनफिल्ट्रेशन एक्सिड प्रिसिपिटेशन। ठीक है, बताना है तो इसमें से कैचमेंट जो लीकेज होता है किसके द्वारा होता है, ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का सी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, कह रहा है कि सरफेस डिवाइड एंड ग्राउंड वाटर डिवाइड टू डू नॉट कंसिस्ट, मतलब जो सरफेस डिवाइड है और ग्राउंड वाटर है, जो सरफेस पर वाटर है और जो नीचे वाटर है, तो इनके बीच में जो लीकेज होता है उसे बोलते हैं कैचमेंट लीकेज। ठीक है, तो सतह और भूज विभाजक मेल नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमारा जो कैचमेंट लीकेज होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइन कनेक्टेड the highest elevation pond separating two exact catchment is called। ये कह रहा है जो हाईएस्ट जो एलिवेशन दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं, तो हाईएस्ट एलिवेशन दर्शाता था, मान लीजिए ये क्या है, हमारी हिल्स है, ये पहाड़ी है या माउंटेन है, कुछ भी मान लीजिए थे, मान लेते इसे ये हिल है हमारी पहाड़ी है, तो मान लो ये सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है इसे क्या दर्शाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है कि हाईएस्ट एलिवेशन, ये सबसे ऊपर जो हाईएस्ट एलिवेशन होता है इसे हम क्या बोलते थे, इसे बोलते थे हम रिच लाइन, क्या बोलते हैं, रिच लाइन। ठीक है, रिच लाइन बोलते थे, यहाँ से जो लाइन जाती है सबसे पीक पर जिसे बोलते हैं रिच लाइन, और इसका दूसरा नाम होता है वाटर डिवाइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 37 का, क्वेश्चन नंबर 37 डी इज करेक्ट आंसर। रिच लाइन या तो इसे वाटर डिवाइड भी बोलते हैं, जो वाटर को डिवाइड करती है इसी को हम बोलते हैं क्या, वाटर डिवाइड या तो रिच लाइन। ठीक है, ये हाईएस्ट एलिवेशन वाली पॉइंट की लाइन होती है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ द वाटर लॉस फॉर्म। ये कह रहा है जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना वाटर की, तो किस वाटर की द्वारा लॉस होता है, जो वाष्पोत्सर्जन पानी की कमी प्रक्रिया है, इसके द्वारा लॉस होता है हमारा जो वाटर होता है, वो स्किन के द्वारा होता है कि बेयर सॉइल के द्वारा होता है कि प्लांट लीव्स के द्वारा होता है कि रिवर्स के द्वारा होता है। जो बताया था कि वाटर लॉस होता है वो वाटर हमारे मतलब ज़मीन पर नहीं आता है, वो पेड़ पौधों के द्वारा ही, पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा ही इवापोरेशन हो जाता था, उसे बोलते हैं वाटर लॉस। ठीक है, मान लीजिए क्या है हमारा, ये हमारा ट्री है, तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, मान लीजिए पत्तियाँ हैं इसमें और यहाँ से वाटर आ रहा है, तो वाटर जो आता है तो ये वाटर कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, इनकी जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती है प्लांट की, वो उससे क्या कर लेती है, इवोपरेट कर लेती हैं। ठीक है, ये वाटर है, इसको क्या कर लेती है, इवोपरेट कर लेती है, और पानी कहाँ पर, ज़मीन पर नहीं जा पाता है, तो उसी को बोलते हैं वाटर लॉस हो जाता है ट्रांसपरेशन के कारण। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का सी इज करेक्ट आंसर, प्लांट लीव्स। इसके जो वाटर आता है, जो ऊपर से जो वाटर आता है उसको कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, प्लांट लीव्स कर लेती हैं, जिसके द्वारा वाटर हमारा नीचे नहीं जा पाता, इससे बोलती है ट्रांसपरेशन। ठीक है, उसी प्रक्रिया को ट्रांसपरेशन बोलते हैं, वाटर नीचे नहीं जा पाता है, प्लांट्स के द्वारा वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, उसे ट्रांसपरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डाउनवर्ड मोमेंटम ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि जो वाटर ऊपर से आ रहा है, वाटर ऊपर से आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है, प्रिसिपिटेशन के माध्यम से नीचे आता है, और वो कह रहा है कि जो वाटर नीचे आता है वो सरफेस के नीचे चला जाता है, ग्राउंड पर चला जाता है, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, किस लॉस के द्वारा होता है, पर्कुलेशन के द्वारा होता है, पर्कुलेशन बोलते हैं कि इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं कि इंटरसेप्शन बोलते हैं कि डिप्रेशन बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का बीच करेक्ट है, इसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। यहाँ से मान लीजिए ये यहाँ से वाटर आ रहा था, है ये वाटर आया तो ये कुछ तो ज़मीन पर रह जाता था जिसे बोलते थे रेनफॉल बोलते थे, और कुछ वाटर कहाँ चला जाता है, कुछ वाटर नीचे चला जाता है, कुछ कुछ वाटर नीचे चला जाता है, इसे बोलते हैं हम क्या, इसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, इसी को बोलते हैं ग्राउंड पर चला गया, इसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, और कुछ वाटर, ठीक है, कुछ वाटर ज़मीन ग्राउंड पर चला गया और कुछ वाटर हमारा क्या जाता है और ग्राउंड के और नीचे चला जाता है। ये मान लो ग्राउंड था, अब ग्राउंड के ये और नीचे चला गया है, उसके लेयर में चला गया, सॉइल की लेयर में चला गया है, तो इसे बोलते थे हम क्या, इसे बोलते थे पर्कुलेशन। ठीक है, तो इसमें इसमें पूछा है कि कि सरफेस
इंटू ग्राउंड इज कॉल्ड। सरफेस के नीचे जो वाटर जाता है ग्राउंड के नीचे उसे बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का वेज इन्फिल्ट्रेशन। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है, द मोमेंटम ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल लेयर्स टू द ग्राउंड वाटर टेबल इज नॉन एज। ये कह रहा है जो ऐसा कौन सा मोमेंटम होता है वाटर का जो जिसके द्वारा वाटर ग्राउंड वाटर की टेबल के नीचे चला जाता है लेयर टू लेयर सॉइल में, तो उसे क्या बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं परकुलेशन। अभी हमने आपको बताया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा परकुलेशन। ठीक है, परकुलेट कर जाता है वाटर, वाटर से ऊपर आता है और कुछ वाटर तो ऊपर रह जाता है, इसके वाटर नीचे चला जाता है और सबसे नीचे जो वाटर जाता है उसे बोलते हैं परकुलेशन। लेयर में चला जाता है, सॉइल के लेयर में चला जाता है, उसे बोलते हैं परकुलेशन। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, वाटर इज टेंड बाय बिल्डिंग रूट्स एंड प्लांट लीव्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि जो वाटर बिल्डिंग एब्जॉर्ब कर लेती है, रूट्स कर लेते हैं, प्लांट लीव्स कर लेते हैं बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इज कॉल्ड। कह रहा है कि वाटर जो ऊपर से आता है वो मतलब सरफेस पर नहीं जा पाता है और उसे सबसे पहले एब्जॉर्ब कौन कर लेते हैं, बिल्डिंग कर लेती हैं, रूट कर लेते हैं, प्लांट्स कर लेते हैं, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, उस वाटर को बोलते हैं क्या, उस वाटर को बोलते हैं हम इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन। वाटर तो ऊपर से आता था, मान लीजिए ये हमारा यहाँ ये क्लाउड्स हैं, ये बादल है, यहाँ से मान लो वाटर आया और ये वाटर किसके द्वारा, ये वाटर बिल्डिंग के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया और ज़मीन पर नहीं पहुँच पाया, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 है, विच टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्व्स कोल्ड एंड वार्म विच एयर मास कोल्ड। ये कह रहा है इनमें से कौन सा प्रेसिपिटेशन है जिसमें हम कोल्ड और वार्म एयर कंसीडर करते हैं, जिसके द्वारा कोल्ड और वार्म एयर कंसीडर करते हैं। ठीक है, कौन सा होता है वो, ऑरोग्राफिक होता है कि कन्वेक्टिव होता है कि फ्रंटल होता है कि साइक्लोनिक होता है। ठीक, बताया था कि मतलब यहाँ से गर्म हवाएं जाती हैं, वहाँ से कोल्ड हवाएं जाती हैं, तो बीच में क्या बनता है, बीच में क्या बनती है, बीच में क्लाउड्स बन जाता है, पानी बन जाता है, उसी को बोलते हैं हम क्या, फ्रंटल। मान लीजिए यहाँ से हमारी क्या बारह हवाएं जा रही थी, गर्म हवाएं यहाँ से जा रही थी, वहाँ से कौन सी हवा आ रही थी, वहाँ से कोल्ड हवा जा रही थी, और इसी बीच में क्या बन जाती है, इसी में एक मतलब लाइन बन जाती है जिसे बोलती है फ्रंटल। फ्रंटल क्या बोलती है, फ्रंट बन जाती है बीच में। यहीं पर क्या हुआ, यहीं पर वाटर बारिश होनी चालू हो जाती है, इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। यहाँ से गर्म हवाएं जाती हैं और यहाँ से कोल्ड हवाएं, यहाँ से गर्म हवाएं जाती हैं, यहाँ से कोल्ड हवाएं आती हैं, तो बीच में जो प्रोसेस होती है उसी को बोलती है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43। तो 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेथड अजाइन वेट ऑफ रेन गेज बेस्ड ऑन देयर एरिया इन्फ्लुएंस। ये कह रहा है कि कौन सी विधि अपनी प्रभाव क्षेत्र के आधार पर रेंज को वेटेज देती है। ठीक है, अर्थमेटिक होती है कि थीजन होती है कि आइसोहेटल होती है कि नॉर्मल रेशियो होती है। तो हमने बताया था जो अर्थमेटिक मेथड होता है वो लेस होता था, वो लेस एक्यूरेट होता था, और जो थीजन पॉलीगन होता है वो मेथड इससे मतलब अर्थमेटिक मेथड से थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन सबसे मोस्ट एक्यूरेट होता है हमारा आइसोहेटल मेथड। लेकिन इसने पूछा है कि कौन सी विधि अपनी प्रभाव क्षेत्र के आधार पर रेन गेज को वेटेज देती है, अपने क्षेत्र के आधार पर रेन गेज को वेटेज देती है, वो होती है हमारी विधि, कौन सी होती है, वो हमारी विधि होती है थीजन पॉलीगन। कौन सी होती है, थीजन पॉलीगन मेथड। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का वी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, विच मेथड इज लीस्ट एक्यूरेट फॉर फाइंडिंग एवरेज रेनफॉल ओवर अ कैचमेंट एरिया। ये कह रहा है कि कैचमेंट एरिया को कंसीडर करने के लिए इनमें से सबसे लेस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है, बताया था हमने अर्थमेटिक मीन मेथड। कौन सा होता है वो होता है हमारा अर्थमेटिक मीन मेथड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बीच करेक्ट आंसर। ये सबसे कैसा होता है, लेस एक्यूरेट मेथड होता है। कैसा होता है, लेस एक्यूरेट मेथड होता है ये। और सबसे अच्छा मेथड होता था हमारा आइसोहेडल मेथड। और सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, सबसे अच्छा मेथड हमारा ये होता है आइसोहेटल। और सबसे बेकार मेथड होता है हमारा अर्थमेटिक मीन मेथड। यही पूछा है कि लेस एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है, अर्थमेटिक मीन मेथड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45।
क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, द टोटल वाटर रिसोर्स ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। ये कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा वाटर होता है वो रिसोर्स अर्थ पर कितना होता है, कितनी उसकी मात्रा होती है, कितनी क्वांटिटी होती है वर्ल्ड में, कितनी होती है उसकी, वो होती है 1400 मिलियन किलोमीटर की होती है। कितनी होती है, 1400 मिलियन किलोमीटर की होती है। ठीक है, 1400 मिलियन किलोमीटर होती है हमारे अर्थ पर। जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वाटर होता है वो 1400 मिलियन किलोमीटर होता है। कितना होता है, 1400 होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 पे क्या रहा है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोनिक वाइंड्स मूव इन द विच डायरेक्शन। ये कह रहा है जो जो साइक्लोनिक वाइंड्स चलती हैं, घूमती हैं, मान लो हवाएं चल रही हैं यहाँ से, ऐसी की हवाएं चलती हैं साइक्लोनिक डायरेक्शन में चलती हैं, और तो इस डायरेक्शन में चल रही, नॉर्थन में चल रही हैं, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्या बोलते हैं, वो किस दिशा में चलती है, क्लॉकवाइज चलती हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं कि स्ट्रेट आउटवर्ड चलती है कि स्ट्रेट इनवर्ड चलती है। अब मान लो हमने बताया तो ये कैसे चल रही है, देखो ये चल रही है हमारे ऐसी चल रही है, इस दिशा में चल रही है, तो ये दिशा को बोलती है कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, एंटी क्लॉकवाइज इट इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, वाटर परसेंटेज ऑफ द फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन द ग्लेशियर एंड आइस कैप्स। ये कह रहा है कि जो फ्रेश वाटर में जो वाटर होता था 3%, वो उसमें जो स्टोर होता है ग्लेशियर में और आइस कैप में कितना होता है, फ्रेश वाटर का ग्लेशियर या आइस कैप में कितना वाटर स्टोरेज होता है, 30% होता है कि 50% होता है कि 70% होता है कि 90% होता है। तो होता कितना होता है, 70% होता है। जो ग्लेशियर और आइस जो एब्जॉर्ब करती है वाटर को उतना करती है, 70% करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 70% इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, विच रेन गेज प्रोवाइड्स एन इंटेंसिटी एंड टाइम ग्राफ हाइड्रोग्राफ। ये कह रहा है इनमें से कौन सा रेन गेज होता है जो इंटेंसिटी और टाइम ग्राफ को प्रोवाइड करते हैं, कंसीडर करता है। न्यूट्रल साइफन होता है कि वेइंग बकेट होता है कि साइमन होता है कि टिपिंग बकेट होता है। ठीक है, कौन सा होता है जो मतलब ग्राफ को दर्शाता है, इंटेंसिटी और ग्राफ टाइम को दर्शाता है। मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पर ये इंटेंसिटी है और ये मतलब टाइम है, तो ये कौन सा ग्राफ है जो इसको दर्शाता है, कौन सा रेंज होता है, वो होता है हमारा टिपिंग बकेट टाइप्स रेन गेज। कौन सा होता है, टिपिंग बकेट टाइप्स रेन गेज। ठीक है, और ये कैसा रेन गेज होता है, ये मतलब हमारा रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है। जो मतलब कौन सा टाइप का रेन गेज है, टिपिंग बकेट रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है। ये रिकॉर्ड करता है, मेजरमेंट करता है, ठीक है, वाटर का कितना वाटर हमारा आया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या, अर्बन एरियाज जनरली हैव अ हायर रन ऑफ कोफिशिएंट देन रूरल एरिया बिकॉज ऑफ। ये क्या है, जो अर्बन एरिया होता है, अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया बोले ग्रामीण क्षेत्र में, और हायर रन ऑफ होता है, क्यों होता है ऐसा, और शहरी क्षेत्रों में कम वाटर की मात्रा क्यों एब्जॉर्ब होती है। कि ये कह रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो रन ऑफ होता है वो ज़्यादा होता है, और शहरी क्षेत्रों में कम रन ऑफ होता है। ऐसा क्यों होता है ये बताना है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्रों में जो वाटर का रन ऑफ होता है इसलिए ज़्यादा होता है, इसलिए कम होता है क्योंकि वहाँ पर जितनी भी सड़क होती हैं वो कैसी बनी, आरसीसी बनी रहती हैं, पीसीसी बनी रहती है, बिल्डिंग ज़्यादा मात्रा में होती है। लेकिन गाँव की एरिया में खेत गाँव की एरिया में जो जो बिल्डिंगें होती हैं कच्ची होती हैं, और वो आरसीसी रोड नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, तो वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर रेनफॉल कैसा होता है, वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में रेनफॉल कम होता है। तो इसमें हमें बताना है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। बोल पढ़ लेते हिंदी में क्या लिखा है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में उच्च रनऑफ गुणांक होता है। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इम्पीरियल सरफेस लाइक कंक्रीट, जो कंक्रीट की इम्पीरियस कंक्रीट होती है ना, कंक्रीट कैसी होती है, इम्पीरियस होती है, और कंक्रीट के कारण वाटर नीचे नहीं जा पाता है। इम्पीरिय होती है, अपारगम्यता होती है, अपारगम होती है, जिसके कारण वाटर ग्राउंड के नीचे ना ही जा पाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का सी इज करेक्ट आंसर। इम्पीरियल सरफेस लाइक कंक्रीट, जैसे कि कंक्रीट है, इम्पीरियल सरफेस कैसी कैसी है, कंक्रीट है।
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्या लिखा है, इन द वाटर बजट इक्वेशन, ये लिखिए, ये बोलती है वाटर बजट इक्वेशन, ठीक है। तो इस पी क्या है, प्रेसिपिटेशन है, आर क्या है, रन ऑफ है, जी क्या है, ग्राउंड वाटर, ई इवोपरेशन है, ई मतलब ड्रेनेज है, और डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस है चेंज इन स्टोरेज। इसमें पूछा है कि व्हाट इज द डेल्टा एस रिप्रेजेंट डेल्टा एस को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं चेंज स्टोरेज। चेंज स्टोरेज क्या बोलते हैं, चेंज स्टोरेज। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा वी इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए दोस्तों, हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।